आईएएस रामविलास यादव से विजिलेंस की पूछताछ जारी है। विजिलेंस मुख्यालय पर ये पूछताछ हो रही है और आय से अधिक संपत्ति मामले में रामविलास से पूछताछ हो रही है। रामविलास यादव की 6 जुलाई को कोर्ट में पेशी होगी। 23 जून को विजिलेंस ने रामविलास यादव को गिरफ्तार किया था और तमाम उसके बाद से लगातार जो ये जांच है वो बढ़ती जा रही है। 6 जुलाई को रामविलास यादव को कोर्ट में पेशी होगी। हालांकि आज उनसे आय से अधिक मामले में पूछताछ लगातार जारी है। 23 जून को इन्हें विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था और 6 जुलाई को कोर्ट में रामविलास यादव की पेशी होगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में रामविलास यादव को गिरफ्तार किया गया है और आपको बता दें कि विजिलेंस मुख्यालय पर यह पूछताछ चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है जिसमें रामविलास यादव को गिरफ्तार किया गया है। 23 जून को विजिलेंस ने रामविलास यादव को गिरफ्तार किया था और लगातार उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। तमाम जो अवैध प्रॉपर्टीज है उन्हें लेकर भी जो विजिलेंस की टीम है वो पूछताछ कर रही है। हालांकि 6 जुलाई को कोर्ट में उनकी पेशी होगी और आज फिलहाल विजिलेंस मुख्यालय पर उनसे पूछताछ फिलहाल चल रही है। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में रामविलास यादव को गिरफ्तार किया गया था। कई जगह अवैध संपत्ति उनकी मिली थी, लखनऊ, देहरादून, कहां और अवैध संपत्तियां हैं, इसके बारे में फिलहाल विजिलेंस की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए रवि कैंथुरा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा लाइव। रवि, रामविलास यादव से पूछताछ फिलहाल चल रही है, क्या कुछ जानकारी और मिल रही है, क्या कुछ और खुलासे अभी तक हो पाए हैं? जी बिल्कुल, देखिए विजिलेंस के द्वारा आज रामविलास यादव को एक दिन की रिमांड पर लिया गया है और जो विजिलेंस का मुख्यालय है उस मुख्यालय में रामविलास यादव से पूछताछ चल रही है। रामविलास यादव जब यहाँ पर आए विजिलेंस मुख्यालय में तो 2 गाड़ियाँ आई थी जिन पर उनको लाया गया और बाहर किसी से मिलने नहीं दिया गया। अभी विजिलेंस दफ्तर के भीतर रामविलास यादव से पूछताछ चल रही है क्योंकि यह अकुत संपत्ति का मामला है, आय से अधिक संपत्ति का मामला है। और जब इससे पहले लगातार 13 घंटे की पूछताछ रामविलास यादव से हुई थी तो विजिलेंस को अपने सवालों के जो जवाब थे वो नहीं मिल पाए थे। आखिरकार विजिलेंस ने रामविलास यादव को गिरफ्तार किया था। उसके बाद रामविलास यादव 23 तारीख से जेल में है और कल उनकी दोबारा कोर्ट में पेशी होनी है क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें कोर्ट ने भेजा था। तो ऐसे में कल जब कोर्ट में पेशी होगी तो विजिलेंस को भी अपना पक्ष रखना है मजबूती के साथ। जब कोर्ट में जिरह होगी तो ऐसे में रामविलास यादव से आज पूछताछ की जा रही है क्योंकि इससे पहले जो पूछताछ हुई थी उसमें कई ऐसी संपत्तियां थी जो रामविलास यादव की पत्नी के नाम पर है और ऐसे में रामविलास यादव की पत्नी को भी नोटिस जारी किया गया है। तो जो मुश्किलें हैं वो पूरे परिवार की बढ़ रही हैं और जब कल कोर्ट में पेशी रामविलास यादव की होगी तो विजिलेंस अपने एक नए पक्ष के साथ कोर्ट में पेशी करेगी ताकि क्योंकि विजिलेंस चाहती है कि रामविलास यादव जिस तरीके से अकुत संपत्ति में उन पर जांच चल रही है अपने मजबूत तौर पर अपने पक्ष को रख सके और उनको आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है उस पर भी एक देखने वाली बात होगी। हालांकि रामविलास यादव के जो वकील हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे, रामविलास यादव को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले भी जब कोर्ट ने पूरा मामला देखा था क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का बहुत अधिक संपत्ति का ये मामला है, 500 गुना से भी अधिक संपत्ति का मामला है, तो ऐसे में फिर उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। आज की जो पूछताछ है विजिलेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले जब विजिलेंस ने जब ये बिल्कुल आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। 6 जुलाई को पेशी होनी, क्या कुछ और जानकारी है? कितने दिन के रिमांड पर फिलहाल इन्हें लिया गया है, इसके बारे में क्या जानकारी? विजिलेंस को देखिए सिर्फ 1 दिन की रिमांड मिली है और ये हमने पहले बताया था कि विजिलेंस ये चाहेगी कि रामविलास यादव से पूछताछ करने के लिए उनको रिमांड पर दिया जाए। तो 1 दिन की रिमांड मिली है जो कि आज का दिन है क्योंकि कल कोर्ट में पेशी रामविलास यादव की होगी। ऐसे में आज विजिलेंस काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर उनसे बातचीत करेगी क्योंकि इससे पहले बात करें तो लगातार जो और संपत्तियाँ हैं वो भी उनकी देहरादून में अभी जब्त की गई हैं और उनकी जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो भी उनकी कई पत्नी के नाम पर हैं। तो ऐसे में जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो भी विजिलेंस के कब्जे में है और ऐसे में विजिलेंस आज पूरी पूछताछ करेगी कितनी संपत्ति के अर्जित करने के पीछे किस तरीके की वजह रही है और किस तरीके से इतनी संपत्ति जो है अर्जित की गई है। तो आज का दिन विजिलेंस के लिए महत्वपूर्ण है, रामविलास यादव के लिए भी महत्वपूर्ण है कि वो कितने साक्ष्य अपने रख पाते हैं और क्या बातें विजिलेंस के सामने रख पाते हैं ताकि बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है। क्या कुछ खुलासे और होते हैं पूछताछ में रामविलास यादव से, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद रवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड में खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 8 से 14 साल के खिलाड़ियों को अब स्कॉलरशिप दी जाएगी। शासन के स्तर से जारी हुआ है जियो। खिलाड़ियों को हर महीने 1500 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। 29 अगस्त को खेल दिवस पर योजना की शुरुआत होगी। तो उत्तराखंड में खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी और आपको ये बता दें कि हर महीने अब 1500 रुपए की स्कॉलरशिप खिलाड़ियों को मिलेगी। 29 अगस्त को यानी कि खेल दिवस के मौके पर इस योजना की प्रदेश में शुरुआत होगी। खिलाड़ियों के लिए अच्छा अवसर है आगे बढ़ने के लिए। शासन के स्तर से स्कॉलरशिप के लिए जियो फिलहाल जारी हो गया है और ये बता दें 8 से 14 साल के खिलाड़ियों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर इस योजना की शुरुआत होगी।
तो आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पहुंचे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा। ये बड़ी खबर है, केंद्रीय नेताओं से करण महारा की मुलाकात होगी। प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर भी मंथन किया जाएगा और कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का जल्द ही ऐलान हो सकता है। कांग्रेस के अंदर बयानबाजी पर भी महारा अपनी बात रख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, केंद्रीय नेताओं से आज करण महारा की मुलाकात होगी। दिल्ली के दौरे पर हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि नई कार्यकारिणी को लेकर भी मंथन किया जा सकता है। जिस तरीके से पार्टी की अगर स्थिति की बात की जाए तो लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और इसे लेकर भी केंद्रीय मंत्रियों से अपनी बात करण महारा रख सकते हैं। तो दिल्ली पहुंचे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा। नई कार्यकारिणी को लेकर तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या कुछ रणनीति रहेगी, इसे लेकर भी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके सामने बात रख सकते हैं और पार्टी के अंदर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उसे लेकर भी बात कर सकते हैं। परिवहन मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि सरकार जल्द ही 141 इलेक्ट्रिक बस लाने जा रही है, जिससे डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल कम होगा और साथ ही लोगों को सफर करने में और सहूलियत होगी। आने वाले समय में रोडवेज को मजबूत करने के लिए मैं सारे स्टेशन, सारे डिपोज सबको हाईटेक बनाने जा रहा हूं और 141 इलेक्ट्रिकल बसों का टेंडर आमंत्रित किया है। मैं चाहता हूं कि अच्छे रूटों पर इलेक्ट्रिकल बसें लगाई जाएं और जिससे उत्तराखंड रोडवेज की आमदनी बढ़े और जो नीचे की बसें हैं, जो डीजल और पेट्रोल वाली जो बसें हैं, उनको पहाड़ में प्लेसमेंट करूं ताकि पहाड़ों में मैं छोटी गाड़ियां लगाकर बड़ी गाड़ियों से नीचे को हम लोगों को, यात्राओं को सुविधा दे सकें। और चलिए अब आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। देहरादून में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। और होटल व्यवसाय विकास हेतु परिवहन व अन्य बुनियादी ढांचे को विकास करना यह शासन का मुख्य दायित्व है। शासन इस भागीदारी की महत्व जानता है और नौकरियां और राजस्व के अलावा यह क्षेत्र हमें अन्य लाभ भी प्रदान करता है। यही वजह है कि आज की केवल हम लोग चर्चा है वो केवल पर्यटन क्षेत्र के निवेश के संदर्भ में ही सीमित रखी हुई है। आज की तारीख में उत्तराखंड में 5 साल की तुलना में कई सारे पंचतारांकित होटल यहाँ पर स्थित है। हालांकि केवल होटल के संदर्भ में स्टार रेटिंग ही केवल अच्छी संपत्तियों का संकेतक नहीं है, लेकिन स्टार रेटिंग होने से हम लोगों को डेस्टिनेशन मैनेजमेंट में बहुत सारी सुविधाएं होती है। जैसे हम लोग कहीं पर भी कहते हैं कि हमें कोई प्रतियोगिता का आयोजन करना है या किन्हीं महोत्सवों का आयोजन करना है, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपके यहाँ पर कितने तारांकित होटल है, उनकी इन्वेंट्री कितनी है, ये पूछा जाता है। तो जीएसटी की मीटिंग, काउंसिल मीटिंग हो या आईपीएल की क्रिकेट मैच हो या अन्य इस तरह के कोई भी कन्वेंशन हो या आयोजन हो, तो इसीलिए हम लोगों को इस क्षेत्र का बहुत महत्व है जो हम लोग जानते हैं। अच्छी सुविधाओं से लेस होटल अपने आप में एक पर्यटन का आकर्षण होते हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं को एक नई हम लोगों को यहाँ पर इवेंट्स लाने के लिए और उसके थ्रू उत्तराखंड राज्य का एक ब्रांडिंग बनाने के लिए हमें आवश्यक है कि आपके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए हमें। और ये एक विन विन स्ट्रैटेजी है और जिसके चलते हम लोगों ने अपने लिए लक्ष्य बनाया है कि अगले 3 साल में हम लोग 50 स्टार प्रॉपर्टीज़ उत्तराखंड में ले आए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यतः हम लोग त्रिस्तरीय रणनीति पर काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि और जो कार्य किया जा रहा है वो है कि आधुनिक नगर नियोजन के सिद्धांतों पर हम लोग नए डेस्टिनेशन को विकसित करना चाह रहे हैं, जैसे टेहरी है, आउली है, इन नए स्थलों का विकास करना, बिल्डिंग बायलॉज में सुधार करना। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज है। यहाँ पर आज चुग साहब भी है, साहनी जी भी है। इन्होंने इनफैक्ट इसका जो फर्स्ट फेज़ का जो हमारे सुधार हुए थे उसमें आपने काफ़ी गहन अध्ययन और धैर्य के साथ मैं कहूँगा कि आपने हमारे साथ इन रिफॉर्म्स करने में आपने मदद करी हुई थी। दूसरा है कि यहाँ पर जो निवेशक आते हैं उनको हम लोग किस तरीके से उनको लाभान्वित करें, इंसेंटिवाइज करें, और उसके लिए हमने 2018 में एक नीति बनाई थी और इस नीति के तहत हम लोग निवेशकों को प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं। सर, मुझे आज यह बताते हुए खुशी हो रही कि 2018 की जो पर्यटन नीति थी उसमें अभी हमें इस साल
तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे थे, क्योंकि देखिए उत्तराखंड अपनी एक अहम भूमिका निभाता है पर्यटन के क्षेत्र में, और कैसे इसे आगे बढ़ाया जाएगा इसे लेकर फिलहाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। तो रुड़की ARTO प्रवर्तन कुलवंत सिंह चौहान बाकी जगह गाड़ी उनकी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उनकी गाड़ी एक डंपर से टकरा गई है और हादसे के समय गाड़ी में ARTO सहित 4 लोग सवार थे, लेकिन गनीमत ये रही कि इन सभी को ज्यादा चोट नहीं लगी है। ये हादसा रुड़की लक्सर रोड पर लंढौरा के पास हुआ है। उधर टिहरी में भी एक हादसा हुआ है। एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और हादसे में कार सवार शख्स घायल हो गया है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। रुड़की में भी आज एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और टिहरी में भी आज ये वाहन खाई में गिर गया, जिसमें एक शख्स को चोट लगी है। इधर किच्छा में एक स्कूल की बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार 6 बच्चों को गंभीर चोट आई है, जबकि कुछ बच्चे घायल हो गए हैं। 3 बच्चों के पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है, जिन्हें इलाज के लिए रुद्रपुर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। हादसा मंगलवार की सुबह 6:30 बजे नेशनल हाईवे 74 पर हुआ। बताया जा रहा है कि स्कूल बस सितारगंज के बच्चों को लेकर किच्छा के स्कूल आ रही थी। इसी दौरान ट्रक और बस की टक्कर हो गई। स्कूल में पढ़ता किच्छा में, और हमें 6:10 पे घर से 6:30 पे हमें फ़ोन आ गया कि बच्चा एक्सीडेंट हुआ। तो हम वहाँ के आए थे, जैसा बस को काफ़ी ये गुरु नानक फार्म भरी से। और एक्सीडेंट कहाँ हुआ? जी सिरसा फार्म में। और देखिए मॉनसून सीजन शुरू होते ही रुड़की के सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। आलम ये हो गया है कि अस्पताल के सभी बेड फुल हो गए हैं और मरीजों को रेफर किया जा रहा है। सिविल अस्पताल में 106 बेड हैं, जिसमें अभी 100 से ज्यादा मरीज इस समय भर्ती है। वहीं OPD की अगर बात की जाए तो यहां भी हर रोज 300 से अधिक मरीज आ रहे हैं। तो बारिश के मौसम में मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीरियस पेशेंट को केवल वही रेफ़र किए जाएं जो हमारे जो ओनली जो इंजरी के केस या फिजिशियन के केस होते हैं ट्रॉमा के अंदर जो आते हैं, वो यहीं पर ही हम लोग ट्रीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और पिछले काफ़ी समय से अब लगातार जिस तरीके से काम का दबाव पड़ा है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बेड भी खाली नहीं हो पाते हैं। कई बार सर्जरी के जो पेशेंट होते हैं वो अगले दिन उसी दिन सुबह को ही भर्ती करने पड़ रहे हैं हमको, या इमरजेंसी में लिटाने पड़ रहे हैं। तो वर्क काफ़ी बढ़ गया है यहाँ पर। इंडोर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी सभी का काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जहाँ तक चिकित्सकों की कमी है तो उसको भी सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि दूर करने के लिए पूर्णतः में प्रयास कर रही है। और देखिए मानसून की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज और कल गढ़वाल और 7 और 8 जुलाई को कुमाऊं क्षेत्र में मौसम विभाग ने भारी और कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। 29 जून को उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दी और तब से लगातार मैदान से लेकर पहाड़ तक आफत की बारिश बरस रही है। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का अलर्ट अगले 4 दिनों के लिए है। 5-6 तारीख में आप देखेंगे कि जो हमारे फुटहिल्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी या नैनीताल, चंपावत है, और अंदर में मैं कहूँगा कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ है। तो जो ये फुटहिल वाले हैं, इनमें तो मैं कहूँगा हैवी से वेरी हैवी रेंज है, भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कल और परसों 5 और 6 तारीख में वो देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सतर्क रहने की बिल्कुल ज़रूरत है। और इसी तरह जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उसमें भी हैवी रेंज की एका दुका वहाँ पर भी चांसेस है। अन्य डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऐसा जो प्रिडिक्शन है उस तरह बहुत ज़्यादा हैवी या इस तरह का नहीं दिखा रहा है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश तो जारी रहेगी और मिलेगी। वहीं उत्तराखंड में मानसूनी आपदा को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन प्लान बनाया है। उत्तराखंड सरकार 30 सितंबर 2022 तक राज्य में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है और मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पर्वतीय जिलों में अधिकारियों को अलर्ट पर रहने की हिदायत दी गई है। तो मानसून को देखते हुए जो अधिकारी हैं उनकी छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। और देखिए इधर बारिश की वजह से पहाड़ में लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। टिहरी में बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों को अब आवाजाही में परेशानी हो रही है।
जरा सोचिए, अगर इन ग्रामीणों के साथ कोई अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तस्वीरें टिहरी के पालगंगा इलाके की हैं। नदी पर पुल नहीं है, इसलिए ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। यहाँ पे नई सड़क का निर्माण हुआ है, जो परसों की बरसात से के कारण से सड़क पूरी तरह से बह गई है और वहाँ से लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है और लोग नदी में ऐसे अपनी छलांग लगा करके पार कर रहे हैं, जबकि पुल बना हुआ वो पुल का रास्ता भी कट गया है, लेकिन वहाँ पे ग्रामीणों को इतनी दिक्कत हो रही है कि उनका आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये ग्रामीण इस चट्टान के सहारे किसी तरह से नदी पार कर रहे हैं, मगर इसमें जोखिम भी है। अगर पैर फिसला तो ये लोग सीधे इस नदी में जाकर गिरेंगे। नदी का जलस्तर बढ़ने से आवाजाही के बनाए गए पुल पानी में डूब गए हैं। ऐसे में ग्रामीण पहले तो पेड़ के सहारे कुछ दूरी तय करते हैं, फिर चट्टान को पकड़कर आगे बढ़ते हैं, मगर इनकी इस कोशिश में भी बेहद जोखिम है। मगर ग्रामीण आखिरकार करें भी तो क्या करें? एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। और देखिए 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, मगर कांवड़िए अभी से उत्तराखंड पहुंचने लगे हैं। उत्तरकाशी में भी कांवड़ियों की काफी भीड़ देखी जा रही है। कांवड़िए गंगोत्री धाम में जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही कांवड़िए गंगोत्री धाम में भी जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। गोमुख जाने के लिए भोजवासा में ट्रॉली लगाई गई है। इसके साथ ही कांवड़िए पैदल मार्ग से भी गौमुख पहुंच रहे हैं। कल योग दिवस के शुभ अवसर पर राजस्थान से चले हम 30 तारीख को चले थे। गंगोत्री गंगोत्री गए, गंगोत्री से जल भरा और 2 तारीख को चलकर हम यहाँ आ चुके। अच्छा, हम अपने गांव में जल चढ़ाएंगे। शिवलिंग है, नर्मदा की शिवलिंग है, वहाँ पर हम अपना जल चढ़ाएंगे गांव में। कितने दिन बाद पहुँचेंगे? हम पहुँच जाएंगे 20 दिन में। और चलिए आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तो बता दें आपको कि केदारनाथ धाम में बदला गया है पूजा और दर्शन का समय, और अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन कर सकेंगे दर्शनार्थी। मई और जून में दर्शन का समय सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक रहता है और इस समय को बदल दिया गया है। यात्रियों की संख्या में हुई कमी के बाद बीकेटीसी ने ये फैसला लिया है, तो समय फिलहाल बदल दिया गया है। मई और जून में सुबह 4 से रात 11 बजे तक ये समय रहता था और अब इस समय को बदल दिया गया है। अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक जो यात्री हैं वो दर्शन कर सकेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने भाजपा की केंद्र सरकार पर वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। महरा ने कहा है कि भाजपा देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम कर रही है। उदयपुर की घटना और हाल में नज़दीक में चुनाव होना और घटना घटित होने के बाद ये सामने आना कि वो मुस्लिम युवक भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा का सदस्य है और उसके वहाँ के बीजेपी के बड़े नेताओं से नज़दीकी संबंध हैं। इसके लिए आपके माध्यम से जनता तक मैं अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कहने से, उकसाने से अपने देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हमको नहीं होने देना चाहिए। किसी के पॉलिटिकल फायदे के लिए हम आपस में झगड़ना बंद करें। और मानसून सीजन के बावजूद भी पौड़ी की तहसील इन दिनों सिर्फ एक प्रभारी नायब तहसीलदार के भरोसे चल रही है। दरअसल पिछले काफी समय से यहाँ की तहसीलदार मेडिकल छुट्टी पर है, तो वहीं उप जिलाधिकारी को 4 धाम ड्यूटी का जिम्मा सौंपा गया है, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान से पौड़ी तहसील की सुध अब तक नहीं की है। खुद हमारी तहसील में जनपद की सबसे बड़ी तहसील के पूरे उत्तराखंड की सबसे बड़ी तहसील की पौड़ी है, जिसमें 57 पटवारी क्षेत्र हैं और रुद्रप्रयाग जनपद से भी बड़ा है। यहाँ वर्तमान में अभी भी नियमित नायब तहसीलदार पद पे किसी की नियुक्ति नहीं मिले, जबकि यहाँ 2 पद सृजित हैं और मैं यहाँ पे आज की तिथि से प्रभारी नायब तहसीलदार कार्य देख रहा हूँ, जबकि मेरे पास राजस्व निरीक्षक पावो और 40 सैनिक का भी कार्य है और खोलाचौरी भी है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब, उनका ऑपरेशन हो चुका है, वो भी अपने मेडिकल पे है। इस स्थिति में मैं जिलाधिकारी से निवेदन करूँगा कि वो हमारी मांग का संज्ञान लें। और देखिए उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अभियान फिर से तेज होने जा रहा है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सभी नगर निकायों को अपने अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं।
प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जो वहाँ से हमें गाइडलाइंस मिली है, 1 जुलाई से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जो 75 माइक्रोन से कम है उनको प्रतिबंधित किया गया। और इसके लिए हमने तमाम हमारे जो नगर निकाय हैं उनको हमारे शासन के द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप इनकी जानकारी जनता को दें, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं ताकि 1 जुलाई से हम पूरी तरह इसको पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार यानी शासन के द्वारा निकायों को भेजे गए निर्देश के अनुपालन में उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में इस अभियान को चलाया भी है। और आने वाले समय पे चूँकि अभी ये शुरुआत है, बहुत से लोगों को इनकी जानकारी कम है, इनको जानकारियाँ भी देंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो है प्रतिबंध जो की गई है 75 माइक्रोन से कम वाली प्लास्टिक उसको पूर्णतः हम लोग इस्तेमाल पे रोक लगाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रुद्रपुर की। यहाँ एक होटल में सेक्स रैकेट की सूचना पर हंगामा हो गया, जिसके बाद के आवास विकास चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। इधर हिंदुवादी संगठनों के लोगों ने होटल के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। होटल से निकले एक युवक को संगठन के लोगों ने पकड़ लिया और उसे पुलिस के सामने ही सड़क पर जमकर पीटा, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।